मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो देखो, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे 2027 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो भाई, जितने बच्चे 2027 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो देखो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आ गए हैं एक हिंदी की क्लास। मात्र मेरे प्यारे बच्चों एक ही क्लास रहेगी। देखो, बार बार पढ़ने से आप लोगों को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप लोग बार बार पढ़ोगे, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक ही क्लास में पूरी की पूरी हिंदी की क्लास दे दूं, कि मेरे पर जो आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग अपनी पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी कर सको, है ना। बार बार पढ़ने से क्या होता है, एक क्लास देख लो और अपने 70 नंबर पक्के कर लो। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, आप लोग इसी वीडियो को देख करके अपने 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हो, है ना, मात्र एक वीडियो से। तो चलो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी बच्चे देखेंगे और यहाँ से अपने 70 नंबर जल्दी जल्दी पक्के कर लेंगे। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, 70 नंबर आज ही अपने तैयार कर लो। देखो, पेपर देने जाओगे सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में आप लोगों से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि देखो यहाँ पर लिखा है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे 2027 बोर्ड में, है ना। तो सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% गारंटी के साथ आप लोगों को 2027 में मिलेगा, 101% आप लोगों को मिलेगा। और देख लेना, जो कि देखो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023, 24, 26 में प्रश्न आ चुका है पेपर में। इसके लेखक हो जाएंगे, जो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल मेरे राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग, देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022, 24, 26 में प्रश्न आ चुका है। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हो जाएंगे, इसका आप लोगों को राइट आंसर करना है चतुर्सेन शास्त्री। पूरी की पूरी वीडियो मेरे बच्चों, पूरी हिंदी एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं आज हम, है ना। बार बार पढ़ने से क्या होता है, एक ही क्लास देखो और अपने 70 नंबर पक्के कर लो, मात्र एक क्लास में। अब देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ये देखो यूपी बोर्ड एग्जाम 2017, 18, 19, 22 में आ चुका है। तो स्मृति की रेखाएं जो ये एक संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। इसका ये हमारा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कहता है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो ये चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव जी हो जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न मेरे बच्चों अभी तैयार कर लो, पेपर होने से पहले ही मैं आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी तैयार कर लो, है ना। अभी आप लोगों के पास समय भी ज़्यादा है, तो आप लोगों को प्रश्न सारे सारे तैयार भी हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पर लिखा है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2016, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न आ चुका है। तो देखो, रामचंद्रिका के रचयिता होंगे यहाँ पर केशवदास, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। केशवदास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि जो हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को सही करना है। आप चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि साकित के रचनाकार कौन है। साकित के रचनाकार कौन है। तो साकित के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि दीपशिखा काव्य संग्रह है। तो भाई, ये दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह हो जाएगा। तो दीपशिखा याद रखेंगे, दीपशिखा किसका काव्य संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है दीपशिखा। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि प्रिय प्रवास। देखो प्रश्न नंबर 10 कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास जो ये एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी की रचना है। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भाई देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लो, मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ। इसके बाद देखो, अगला प्रश्न पूछा गया कि पीपरपात सरिस मंडोला, पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो पीपरपात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। चलो आगे देखो, आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि परि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा।
बता दीजिए भाई, परि उपसर्ग लगाकर कौन सही शब्द बनेगा? परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा तो देखो हमारा परिपूर्ण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 कहता है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो भाई लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मछली का पर्यायवाची शब्द मीन होता है। तो भाई मछली का पर्यायवाची शब्द मीन होता है। इसके बाद आगे देखो दिया है कि पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है? तो पत्थर का तत्सम रूप यहाँ पर प्रस्तर होता है। प्रस्तर, इसको काटेंगे भाई, इसको काट देंगे, प्रस्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर होता है। इसके बाद आगे देखो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर यानी कि तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के भाई यहाँ पर 4 अंग होते हैं। तो आप लोगों को तीसरा याद करना है कि वाक्य के 4 अंग होते हैं। इसके बाद चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य प्रयोग का भेद है? तो बता दीजिए भाई वाच्य प्रयोग का भेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कर देना उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावी प्रयोग। वाच्य के 3 भेद होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इतना आप लोग तैयार कर लो। अब देखो पेपर देने जाओगे तो आप लोगों के एग्जाम में एक गद्यांश भी पूछा जाएगा। यानी कि दूसरे नंबर पर दिया है कि महत्वपूर्ण गद्यांश। पेपर में 6 अंक का महत्वपूर्ण गद्यांश आएगा। जब आप लोग 2027 का पेपर देने जाओगे तो 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इतना करने के बाद फिर मैं आगे देखो बात करता हूँ। यहाँ पर इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख देना उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। और यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना कि बुरी संगति भयानक रोग की तरह यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर आगे लिख देना कि यह यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। और इतना देखो यदि अच्छी होगी तो मतलब वो ऊपर उठता चला जाएगा। इतना करने के बाद इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इतना पढ़ लीजिए। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है ये देखो, 1 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये आएगा। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। इन दोनों को उत्तर लिख देना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, है ना, इसको याद कर लीजिए या फिर मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ लिख देना उत्तर की बुरी संगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो इतना करने के बाद नीचे वाला आप लोग पढ़ लीजिए और आगे देखो ले चलता हूँ। अब देखो यहाँ से एक गद्यांश भी पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश 6 अंक का पूछा जाएगा 2027 में। यहाँ पर लिख देना चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिरिलंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बबंदो ती पाई। इतना करने के बाद फिर पेपर में आप लोगों के एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना कि मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। चलो भाई आगे देखो फिर यहाँ से 7 नंबर दिया है जो कि 6 नंबर का ये भी आएगा, 1 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये आएगा। सा का पहला दूसरा
किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो लिख देना ईश्वर की कृपा से होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार? तो इसमें भाई हमारा रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर पेपर में देखो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। लेखक में मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। यूपी बोर्ड एग्जाम देखो कितनी बार पूछा गया है, सिर्फ 2026 में नहीं आया था और हर साल पूछा गया है ना। तो 2027 में क्लियर मान लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देना जन्म स्थान, पिता कौन थे, मृत्यु कभी, इनकी रचनाएं क्या हैं। जन्म इनका देखो 30 जनवरी 1889 को हुआ था। और जन्म स्थान काशी में इनका जन्म श्री देवी प्रसाद इनके पिता थे। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 को मृत्यु होती है। रचनाएं देख लो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। चलो अच्छा आगे देखो फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग इसका जीवन परिचय लिख देना। यहाँ से मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। तो भाई जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही अपनी तैयारी की थी। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही तैयार की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इन्होंने अपना नाम लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु उनके पिता का देहांत भी हो जाता है। इतना करने के बाद लास्ट में इनका कब मृत्यु हुई और लास्ट में रचनाएं लिख देना, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। और यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी हुआ समाप्त। चलिए छांगे देखो, अब पेपर देने जाओगे कवि का जीवन परिचय भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो किस तरीके से देखो यहाँ पर दिया है। तो कवि का जीवन परिचय जो पेपर में 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आएगा, तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लिखना है का जन्म देखो तो 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु देख लो 11 सितंबर 1987। शिक्षा एम.ए. इन्होंने किया था। रचनाएं देख लो निहार, नीरजा, रस्म, नीरजा, सांध्य तियामा। और इतना करने के बाद फिर यहाँ से जीवन परिचय लास्ट में लिख देना, जो कि इस तरीके से दिया गया है। जीवन परिचय में लिखना है कि महादेव वर्मा का जन्म 24 मार्च 1997 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। नाना एवं माता की इन गुणों का महादेव मतलब जो इनके नाना थे, तो नाना का भी इनके पर गुण प्रभाव पड़ा था। 9 वर्ष की छोटी अवस्था में उम्र में इनका विवाह भी हो जाता है, स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास भी हो जाता है। माता का सहस्त्र सूप जाने पर इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और इतना सब कुछ करने के बाद, है ना, एम.ए. तक इन्होंने अपनी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। चांद पत्रिका का संपादन भी किया और इसके बाद लास्ट में इतना लिख देना। और लास्ट में क्या करना, आप लोगों को रचनाएं लिख देनी। यहाँ पर देखो रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य यामा, है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों का जीवन परिचय हो जाएगा समाप्त। आप देखो पेपर देने जाओगे, आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का आता है संस्कृत का गद्यांश। देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिखना है एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति इत्येवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतिश्च आलोका सर्वत्र प्रस्तुति मुकुल युवराजदारस्य को अंतर्गत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अक्रोशात् तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, है ना। तो इतना पढ़ने के बाद पेपर में 5 नंबर का आएगा भाई, इसको सही से पढ़ लेना। यहाँ पर देखो संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन भी किया गया। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में हिंदी में अनुवाद कर देना। देखो हिंदी में अनुवाद कैसे करना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृत जो है संस्कृति का जो प्रकाश है सभी जगह फैला था। मुगल युवराज दारस्य को ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शनों शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। इतना करने के बाद एक संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो भाई देखो संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश देखो कैसे पूछा जाएगा, इसको भी देख लीजिए। 5 नंबर का आएगा पेपर में। किंसविद गुरुतरम भूमि, किंसविद चुत्रम चाखात, किंसविद शीघ्रतरम वातात, किंसविद, है ना। तो इतना करने के बाद 5 नंबर का आएगा पेपर में। संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ 2 नंबर का आएगा। हिंदी में अनुवाद 3 नंबर का आएगा। 5 नंबर हो गए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत
जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिख देना, पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से तीव्र कमी कौन है और तिनके से भी अधिक आना कौन है। करने के बाद फिर सीधा मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पत्र लेखन की ओर। 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा, है ना। तो देखो कितनी बार पत्र लेखन आया है। सीधा देखो पत्र लेखन के लिए चलते हैं। 4 नंबर का आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन भाई 4 नंबर का आएगा। तो पत्र लेखन में सबसे पहले कहा जाएगा कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज महोदय, है ना। आप जिस कॉलेज से हो अपना कॉलेज का नाम लिख देना, या फिर जैसा मैंने लिखा आप लोग ऐसा ही लिख देना। यहाँ पर देखो लिखा है महोदय, समय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं सदैव अपनी कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आप क्या क्या शिष्य लिखने के बाद लास्ट में कुछ लिख देना, का ये भी दिनांक डाल देना 15/10/2026, है ना। यहाँ पर मैंने 25 लिखा, लेकिन आप लोग 2026 ही डालना। आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर लिख देना और आप कक्षा 10 के छात्र हैं। इतना करने के बाद फिर सीधा ले चलते हैं महत्वपूर्ण निबंध की ओर। निबंध में देखो क्या करना आप लोगों को। निबंध जो पेपर में 7 नंबर का निबंध आएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का निबंध आएगा। सबसे पहले लिखा है विज्ञान अभिशाप वरदान, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, है ना। तो अब भाई देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर निबंध जो है किसका निबंध तैयार करा देता हूँ, विज्ञान अभिशाप वरदान पर निबंध लिखा देता हूँ। रूपरेखा डालेंगे विज्ञान और उसके आविष्कार। दूसरे नंबर पर डालेंगे हेडिंग यातायात के नियम साधन। तीसरे नंबर पर डालेंगे समाचार और संदेश वाहन, मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि, औषधि एवं शल्य चिकित्सा, विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप, विज्ञान नए युग का वरदान, उपसार डाल देंगे लास्ट में। अच्छा देखो रूपरेखा लोगों को पहली हेडिंग ही डालनी है और इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान और उसके आविष्कार। पहले हेडिंग डालेंगे विनाश और उसके विज्ञान और उसका आविष्कार। तो लिखेंगे आज विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं, विचार है कि कोई ऐसी गति नहीं है जहाँ विज्ञान न हो। मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक युवा से ही प्रकृति पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है और उसके प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज विज्ञान अपने चमत्कारों से, अद्भुत आविष्कारों से सबको आश्चर्यचकित किए हुए विज्ञान ने प्रकृति की दुरूहता, असभ्यता, आदर्शता सबको दूर कर दिया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे यातायात के साधन, और यातायात के साधन में लिखेंगे, देखो यातायात के साधन में लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे यातायात के साधन, इसमें लिखेंगे यातायात को ही लीजिए। इसका समय था जब लोग पैदल वनों, पर्वतों और घाटियों को पार कर वर्षों और महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा करते थे। पहले क्या हुआ था, तो लोग पैदल चलते थे, है ना। दूर दूर जाने के लिए उनको पैदल जाना पड़ता था, उनको बहुत समय भी लगता था। लेकिन आज विज्ञान ने प्रकृति की दूरी को समाप्त कर दिया है, मतलब उस दूरी को समाप्त कर दिया है। अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने अब पृथ्वी के मनुष्यों को चंद्रलोक में पहुंचा दिया है। अमेरिकी अपोलो 12 के यात्री जो थे चंद्रमा पर 2 बार 3 किलोमीटर चल भी चुके हैं। चांद पर उन्होंने 21.5 घंटे व्यतीत किए। इधर अब मंगल ग्रह पर भी उतरने का प्रयास चल रहा है। अब लास्ट में डालेंगे नंबर 3 पर डालेंगे कि समाचार और संदेश वाहन, है ना, कि समाचार और संदेश वाहनों की तो बात ही पूछिए। यहाँ बैठे बैठे आप देश विदेश में कहीं भी अपने मित्र या संबंधियों से टेलीविज़न पर बात कर लेते हैं या ईमेल अथवा मोबाइल द्वारा संदेश भेज सकते हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के कोने कोने में जुड़े रहते हैं। देश विदेश में कहीं भी कोई घटना घट जाए, आपको इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जानकारी मिल जाती है ना। तो इतना करने के बाद आप लोग इसमें से थोड़ा बहुत काट छाँट कर लिख देना जो आप लोगों को अच्छा लगे, फिर आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लो। लास्ट में डालेंगे यहाँ पर लिखिए मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि। आपसे रेडियो भी कौतूहल की वस्तु नहीं है। आपके घर में टेलीविज़न सेट आ गया है, आज कमरे में बैठकर गायिका के मध्य स्वरों को ही नहीं उसके पूर्ण मधुर का भी पान कर मान सकते। टेलीविज़न डायल घुमाया, घंटी की बजी, बातचीत हो गई, और इतना करने के बाद फिर आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। चलो आगे देखो, इसके बाद यहाँ डालेंगे औषधि, शल्य एवं चिकित्सा।
औषधि शल्य चिकित्सा में आप लोगों को इतना लिखना है कि विज्ञान एक आपको सुख और सुविधा प्रदान कर रहा है, तो दूसरी ओर आपको स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहता है ना। इतना आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। फिर आगे देखो बात करते हैं कि अनेक औषधियों के परीक्षण और निर्माण कार्य विज्ञान पर ही अवलंबित हैं। शरीर के भीतरी भागों की स्थिति की जानकारी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड द्वारा बिना किसी चीड़-फाड़ के ही संभव हो गई है। वैज्ञानिक दवाओं और उपकरणों की सहायता से अब मनुष्य के अंगों को बदला जा सकता है। अनेक असाध्य रोगों पर काबू पा लिया गया। प्लास्टिक सर्जरी हो गई, कृत्रिम गर्भाधान आदि अनेक चमत्कारिक प्रयोग इस दिशा में बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। इसके बाद फिर भाई अगला देखो हेडिंग यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप। इसको पढ़ेंगे, विज्ञान के विनाशकारी स्वरूप को। आज विज्ञान में दमनात्मक प्रवृत्तियों के कारण सर्वत्र द्वेष और ईर्ष्या व्याग्र है ना। तो भाई इसका देखो मतलब कि विज्ञान में दमनात्मक प्रवृत्तियों के कारण सर्वत्र द्वेष और ईर्ष्या व्याप्त है। एक देश दूसरे देश को सेकंडों में विनाश के गर्त में मिलाने की ताक में बैठा है। जो एक देश जो है वो दूसरे देश को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा है ना। इसका कहने का मतलब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिला ताक में बैठा है, इसलिए एक से एक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइलों आदि ऐसे शास्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों मनुष्यों का संहार कर डालते हैं। ये अस्त्र शस्त्र वायुमंडल को इतना दूषित कर देते हैं कि मानव जगत में विभिन्न प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विज्ञान ने अपने इस भौतिक विकराल रूप में भारतीय आध्यात्मिकता को इस प्रकार आच्छादित कर दिया है कि आज के विज्ञान से मानव को ही नहीं संपूर्ण मानवता को खतरा उत्पन्न हो गया है ना। इतना करने के बाद फिर आगे देखो ले चलता हूँ विज्ञान नए युग का वरदान। तो भाई विज्ञान नए युग के वरदान में फिर लास्ट में डालना है मतलब उपसंहार। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, विज्ञान नए युग का वरदान। इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि विज्ञान से हानि ही हानि है। विष यद्यपि घातक पदार्थ है, किंतु यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो वह औषधि का भी काम कर सकता है। ठीक यही नियम वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी लागू होते हैं। यदि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना देखो पढ़ लीजिए और लास्ट में फिर भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में ही डाल देना उपसंहार। उपसंहार करने के बाद प्रिय क्लास आप लोगों की पूरी समाप्त हो चुकी है ना। और जो मैंने इसमें छोड़ दिया है वो मैंने आप लोग का श्लोक हो गया। श्लोक जो होता है आप लोगों का 2 नंबर का श्लोक आता है। श्लोक तो आप लोगों को तैयारी होगा। खंड काव्य नहीं मैंने बताया होगा, तो खंड काव्य तो आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं है ना। तो चलिए भाई आज के इस क्लास को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप लोग पूरा सब कुछ तैयार कर लीजिए और अपने 70 नंबर आज ही पक्के कर लीजिए।